हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कला सृजन की प्रक्रिया में यूज होने वाले मूलभूत तत्व होंगे और तकनीकी शब्द होंगे। यह एक श्रृंखला चलेगी और एक दो वीडियो में हम लोग इस सारी तकनीकी शब्दों को डिस्कस करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर बात करने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी बातों को आप सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जब इसका फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो जब हम लोग लॉन्ग टर्म के जो भी चैप्टर हैं जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यूज होने वाले इन सभी शब्दों का आप लोग पहले से अवगत रहेंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाला कोई भी टेक्निकल आर्ट का कैंडिडेट हो, चाहे विजुअल आर्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा उससे अक्सर आप लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि चित्रकला के खड़ंग के सूत्रधार कौन है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा। तो आज हम लोग भारतीय चित्रकला के खड़ंग के अंगों के ऊपर चर्चा करेंगे और उन सभी अंगों के ऊपर शार्ट में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया कि आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा जो लेक्चर का, वो होगा भारतीय चित्रकला के अंगों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और सभी लोग जानते हैं कि भारतीय चित्रकला के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारतीय चित्रकला के कितने अंग हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय चित्रकला के जो अंग हैं उसको हम लोग खड़ंग के नाम से जानते हैं। खड़ंग के नाम से जानते हैं, अर्थात इस खड़ंग का जो तात्पर्य होता है वो होता है 6 अंग। और ये 6 अंग किससे रिलेटेड हैं? वो 6 अंग जो हम आपके रिलेटेड हैं वो है चित्रकला। इसी चित्रकला में इन 6 अंगों का विस्तृत रूप छुपा हुआ है। तो आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि खड़ंग का तात्पर्य किससे है। तो खड़ंग का तात्पर्य जो होता है वो सीधा सा फंडा है चित्रकला से, क्योंकि इसी चित्रकला को पढ़ने के लिए इस 6 अंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रत्येक कैंडिडेट को इसको जानने बिना इस कला को आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो चित्रकार हो। अगर इसका विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाता है तो वो इस पर पूर्ण निपुणता नहीं प्राप्त कर पाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये 6 खड़ंग जो हैं वो कौन कौन से हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि खड़ंग का सिद्धांत किसने दिया, या खड़ंग का जो सैद्धांतिक विवरण किसने प्रस्तुत किया और किस ग्रंथ में विस्तृत किया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़ंग है इसका जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया था उसको हम लोग कहते हैं वो है पंडित यशोधर। इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इस जो खड़ंग है ये किस ग्रंथ में है? तो वो ग्रंथ का नाम है जय मंगला। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंटें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों, ये जो जयमंगला है, इसी जयमंगला में पंडित यशोधर ने खड़ंग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए थे। ये जो खड़ंग है इसका जो रूप हमें देखने को मिलता है वो एक श्लोक के माध्यम से जयमंगला में यशोधर पंडित ने पिरोया था। और वो श्लोक है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ंगम। ये 6 अंग हैं चित्रकला के, और इन 6 अंगों को
आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि वो जो चित्रकला के जो खड़ंग के अंग जो हैं वो किस किस क्रम पर हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि देख लीजिए, जो खड़ंग का जो पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं रूप भेद। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये जो रूप भेद है यहाँ पर दो भागों से अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो इसका शब्द है वो है रूप और दूसरा है भेद। रूप का तात्पर्य होता है दोस्तों आकृति। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूप का तात्पर्य होता है आकृति अर्थात फॉर्म, इसको कहते हैं। और भेद का जो तात्पर्य होता है उसका तात्पर्य होता है रहस्य। इसको समझिएगा, अर्थात रूप मतलब होती है आकृति और भेद का तात्पर्य होता है रहस्य। जब इस संसार में तमाम प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे और हर एक रूप की एक अपनी अपनी रहस्यता होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप सभी लोगों के समझ रखना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप सड़क पर एक स्त्री के हाथ में कटोरा लिए देखते हैं तो आप लोग इस बात का विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, जितने भी कलाकार हैं, कि ये स्त्री किस परिवेश में है। अर्थात यह एक भिखारिन है या यह एक अभिनेत्री एक फिल्म का रोल अदा कर रही है। अगर रूप का आपको अंकन देखने को मिलता है, अगर एक स्त्री नृत्य करती हुई प्रस्तुत हो रही है, तो अगर इस रूप भेद का आपको रहस्य नहीं मालूम है तो आप लोग कहेंगे कि ये स्त्री जो नृत्य कर रही है या तो यह एक वेश्या है या यह एक स्त्री जो है जो नृत्य कर रही है वो उच्च घराने की नृत्य कला की प्रैक्टिस कर रही है, अर्थात नृत्य कला का अभ्यास कर रही है। यही रूप भेद आपको, इसी का ज्ञान आपको बताता है कि इस रूप में क्या अंतर है। और इसको देखने के लिए हमें दो अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको देखने के लिए, इसकी रहस्यता को जानने के लिए वो दो जो होते हैं अंग, उसको पहला जो भाग होता है वो होता है आंख और दूसरा जो होता है वो होता है आत्मा। इन दोनों से हम रूप को देखते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर्वप्रथम रूप को किससे देखा जाता है। दोस्तों, अगर रूप को सर्वप्रथम देखने की बात आएगी तो सर्वप्रथम रूप को हम लोग आंखों से देखते हैं। परंतु अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि रूप को किससे देखा जाता है तो रूप को हम लोग आंख और आत्मा दोनों से देख सकते हैं। रूप को हम लोग आंख से देखते हैं, परंतु उस रूप का ज्ञान होने के लिए, उसकी रहस्य को जानने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात ये दोनों शब्द इस रूप को देखते हैं। अगर एक का भी अंतर हुआ तो आप लोग इसके ज्ञान की रहस्य को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए देखने की जो कला होती है आंखों और आत्मा दोनों से होती है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। लेकिन सर्वप्रथम अगर रूप की देखने की बात आएगी तो हम लोग आंख से देखेंगे। और अगर इसके गुण रहस्य को जानने के लिए कि ये नृत्य करती हुई स्त्री या वेश्या है या उच्च घराने की महिला है तो उसके आत्मा को हम लोग देखते हैं। और यही आंख जो है ये आत्मा तक संकेत करती है। इसलिए इस बात को समझिएगा। और ये भारतीय खड़ंग का जो पहला अंग माना जाता है, रूप भेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात सीधा सा सिंपल शब्द है कि आकृति में जो भिन्नता होती है वही रूप भेद कहलाती है। तो हमारा पहला पॉइंट होता है रूप भेद। इसका जो दूसरा पॉइंट होता है खड़ंग का, उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण। दोस्तों, प्रमाण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रमाण की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो माप है किस नाप में निर्मित की जाएगी।
इस संसार की, इस सृष्टि की अगर रचना आपको छोटे से कैनवस पर करना हो तो सर्वप्रथम इसी माप की आवश्यकता होगी, इसी अनुपात की आवश्यकता होगी। अगर इस अनुपात का अगर कलाकार को ज्ञान नहीं है तो वो इस संसार की एक बड़े से वातावरण को एक छोटे से कैनवस पर नहीं उतार पाएगा। अर्थात चित्रकला में प्रमाण का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थात इसका अर्थ जो होता है वो सीधा सा अर्थ होता है कि प्रमाण का जो अर्थ होता है वो होता है आनुपातिक माप, या इसी को हम लोग बनावट कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आनुपातिक माप या बनावट को ही हम लोग प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण का इस खड़ंग में दूसरा स्थान दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में ध्यान दीजिएगा। खड़ंग का जो तीसरा अंग जो माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं भाव। दोस्तों ये जो भाव है ये खड़ंग का तीसरा अंग है। भाव का जो अंकन देखने को मिलता है किसी भी कलाकृति में, चित्रकार की जो आंतरिक भावना प्रदर्शित होती है उसकी कलाकृतियों में, उसी को हम लोग भाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाव किसे कहते हैं। तो कलाकृतियों में चित्रकार की आंतरिक जो भावना हो प्रदर्शित की जाती है उसी को हम लोग भाव कहते हैं। अगर इस भाव का आपके अंदर उस ज्ञान नहीं है तो आप लोग चित्र को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, या उस चित्र जो आपको संकेत कर रही है उसको आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये चित्र आपसे कहना चाहती है और या आपसे कौन सा संवाद करना चाहती है। एक दर्शक, एक आम व्यक्ति अगर उसको कोई भी महंगी पेंटिंग मिल जाए तो वो उस पेंटिंग की महत्ता को क्या समझेगा? वो समझेगा कि ये निरर्थक है। परंतु अगर कलाकार को इस पेंटिंग को दे दिया जाए तो वह कलाकार समझता है कि इसमें कौन सा भाव प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए जो हमारे महान कलाकार हुए उनकी पेंटिंगें क्यों इतनी महंगी महंगी रूप में बिकती हैं, क्यों इतने महंगे महंगे दामों में बिकती हैं? क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको खरीदने वाला एक बहुत ही पारखी कलामर्मज्ञ होगा या उसको उसका प्रेमी होगा जो कि इतनी महंगी महंगी कीमतों में उस कलाकृतियों को खरीदा जाता है इंटरनेशनल प्राइज में, जो कि अक्सर आप लोग देखते होंगे। तो हर कलाकृतियों में एक भाव अर्थात उस कलाकार की जो आंतरिक भावना होती है उस कलाकृति में छुपी होती है, और ये भाव जो होती है खड़ंग का तीसरा अंग होता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसके चौथे पॉइंट के ऊपर बात किया जाए तो इसका जो चौथा भाग होता है लावण्य योजना। दोस्तों ये जो लावण्य योजना है ये खड़ंग का चौथा अंग माना जाता है, और लावण्य योजना का अंत होता है किसी भी कलाकृति में कलात्मक या सौंदर्य का जब समावेश कलाकार करता है उसी को हम लोग लावण्य योजना कहते हैं। और ये लावण्य योजना भी दो तरह से होती है। एक जो लावण्य योजना होती है वो होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। इस लावण्य योजना को पकड़ने के लिए दो आंतरिक और बाह्य सुंदरता अर्थात इसके सौंदर्य में छुपा होता है। किसी भी कलाकृति में जब चित्रकार उसकी कलात्मकता को पिरोता है तो उसके बाह्य और आंतरिक दोनों बातों का ज्ञान होने के बाद ही उस कलाकृति में प्रदर्शित करता है। तो लावण्य योजना का तात्पर्य हुआ या लावण्य योजना का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कलात्मक या सौंदर्य का समावेश होता है। इसके पांचवें पॉइंट पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका जो पांचवा पॉइंट होता है वो होता है सादृश्य। दोस्तों चित्रकला के 6 अंग का जो पांचवा पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सादृश्य। सादृश्य का कहने का तात्पर्य होता है कि अगर इस संसार की
कोई भी वस्तु आप अगर देखते हैं तो आपके मानसिक जब पटल पर उसकी कृति निर्मित होती है, और उस कृति को जब आप हूबहू अपने कैनवास पर उतारते हैं, उसी को हम लोग सादृश्य कहते हैं। अर्थात उस देखी हुई कृति का हूबहू नकल कर देना, उसी को हम लोग सादृश्य कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को, या मान लीजिए अकबर के आपने चित्र को देखा और अकबर के चित्र को आपने कैनवस पर उतार दिया, तो दूसरा जो व्यक्ति है, देखने वाला व्यक्ति, अगर अकबर को देखा है तो उस कैनवास पर प्रदर्शित व्यक्ति के चित्र को देखकर बता देगा कि ये अकबर का चित्र है या औरंगजेब का चित्र है। तो यही होती है सादृश्यता। अर्थात जो दृष्टिगोचर जो रूप होता है, जो देखी हुई रूप होती है, उस रूप की आकृति को ही हम लोग सादृश्य कहते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य होता है कि दृष्टिगोचर रूप के समान आकृति को ही हम लोग सादृश्य कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर जो रखा गया है 6वें पॉइंट पर, वो होता है वर्णिका भंग। दोस्तों, वर्णिका का तात्पर्य होता है रंग। जितने भी होते हैं कलर को आप देखते हैं, इसी को हम लोग वर्णिका या इसी को हम लोग रंग के नाम से जानते हैं। और इसको 6वें पॉइंट पर क्यों रखा गया है? किसी भी कलाकृति को जब कलाकार निर्मित करता है तो उसके लास्ट में उसमें रंग भरने का अंतिम पैगाम पर वो पहुंचता है, और उस कलाकृति के अनुसार उसमें रंग को निर्मित करता है। अगर उस रंग में अगर कलाकार को ज्ञान नहीं है तो वो पूरी आकृति नीरस हो जाती है, उसकी पूरी बनी बनाई मेहनत नष्ट हो जाती है, अगर थोड़ा सा भी उसको कलर का ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए वर्णिका भंग को 6ठे स्थान पर रखा गया है। अर्थात इन सब के ज्ञान को परखते हुए लास्ट में कलाकार अपने कृतियों में रंग को भरता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चित्र का जो आत्मा होती है वो क्या होती है? तो चित्र की जो आत्मा होती है वो रंग होती है, वर्णिका होती है। यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे कि सर चित्र की आत्मा तो रेखा होती है, आप बता रहे हैं कि चित्र की आत्मा तो वर्णिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि चित्र की आत्मा है। तो दोस्तों जो चित्र की जो आत्मा होती है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चित्र की आत्मा जो होती है वो होती है रंग। परंतु यहीं पर अगर डिस्कस किया जाए कि भारतीय चित्र की आत्मा है, तो दोस्तों भारतीय चित्र की जो आत्मा हो वो होगी रेखा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंटों को बहुत ही विस्तृत रूप से देखिएगा। जब भी क्वेश्चन पुटअप करे कि चित्र की आत्मा होती है तो आप लोग रंग लगाइएगा, और भारतीय चित्र की आत्मा जो होती है वो रेखा होती है, क्योंकि इसी रेखा पर ही हमारी भारतीय कला टिकी हुई है। परंतु अगर इस का अंकन करेंगे तो चित्र की जो आत्मा होती है वो रंग होती है, क्योंकि जब कलाकृति पूर्ण रूप से बन जाती है तो उसमें लास्ट पॉइंट पर रंग को ही भरना होता है। इसीलिए कहा जाता है वर्णिका भंग का जो अर्थ होता है तुलिका या रंग का कलात्मक प्रयोग ही वर्णिका भंग कहलाती है। इस प्रकार से चित्रकला के 6 अंग जो होते हैं वो आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया गया। दोस्तों यहाँ से तमाम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि जो चित्रकला के खड़ंग के सूत्राधार कौन हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि चित्रकला के खड़ंग के जो सूत्राधार हैं वो पंडित यशोधर हैं, और इसका उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है वो जय मंगला में देखने को मिलता है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग समझिएगा। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और आज का जो हमारा
शॉर्टकट जो पहला फॉर्म था वो भारतीय चित्रकला के अंग के ऊपर था। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।